हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल के ऊपर, डैट इज़ एसएसबी प्रेप बाय एक्सपीरियंस। तो मैं आज आप लोगों को बता दूं कि आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है यार। क्यों? क्योंकि आज मैंने कॉल किया है माय स्पेशल गेस्ट, ऑल इंडिया रैंक एनडीए 2 2023, डैट इज़ एनडीए 152 में ऑल इंडिया रैंक 131 विवेक यादव। आई होप कि आज आपको वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है और आज वो अपना सारा एसएसबी की जर्नी के बारे में बताएंगे, कैसे रिटर्न क्लियर होता है, सब कुछ बताएंगे कि कौन से अच्छे चैनल्स हैं, कौन सा अच्छा चैनल नहीं है, और क्या क्या उन्होंने फॉलो किया था एनडी रिटर्न को प्रिपरेशन को क्लियर करने के लिए, और साथ में अपने एसएसबी के प्रिपरेशन के बारे में कहाँ से कोचिंग ली, एवरीथिंग सब कुछ सही हो जाएगा। तो आज की जो वीडियो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर द फ्रेशर्स एज वेल एज फॉर द रिपीटर्स, कि आप लोगों को पता लगेगा कि यार कि ऐसे बंदे भी होते हैं जिन्हों कि उसको बेशक प्रॉब्लम थी, ही हैज़ ही जॉन्डिस बट स्टिल ही गॉट रिकमेंडेड। तो डेट्स अ रियली ग्रेट इंस्पिरेशन स्टोरी ऑफ हिज। बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। इतने मतलब मेडिकल कंडीशंस के बावजूद भी जब वो एसएसबी देने के लिए गया बट स्टिल ही गॉट रिकमेंडेड, और उसने हार नहीं मारी। द पर्सन हु हैज़ द एटीट्यूड ऑफ नेवर गिविंग अप, यस, दैट्स नेम विवेक यादव, ऑल इंडिया रैंक 131। सो आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों नए हो इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो जय हिंद फ्रेंड्स। आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे बडीज़ हैं मेरे, वन ऑफ द बेस्ट बडी इन द आफपा, राइट। सो इनका नाम है विवेक। तो अर्लियर फर्स्ट टाइम ही गॉट कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम द वाराणसी बोर्ड, एंड उसके बाद इन्होंने जब आर्मी बोर्ड भरा ही गॉट रिकमेंडेड। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी, और आज जानते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है और कैसे इन्होंने अपना रिटर्न प्रिपरेशन को शुरू किया था और कैसे इनका पेपर आगे निकला है। सब कुछ के बारे में बात करेंगे, सब कुछ डिस्कस होगा आज, ईच एंड एवरीथिंग। आई होप कि आज का जो सेशन रहेगा वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, और आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला आज के सेशन के बारे में, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले विवेक आप बताओ कि कई कैडेट्स की ना इनको डाउट होता है कि रिटर्न प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, एनडीए की जो रिटर्न प्रिपरेशन है उसको कैसे शुरू करें। तो आपके ख्याल से एनडीए को कैसे शुरू करना चाहिए प्रिपरेशन को? So Amit, thank you for inviting me with you. It's a pleasure for me. So first of all, जैसे आपने बोला रिटर्न के लिए, so I would suggest candidates depend कि कौन से में, either in the 11th class, 12th class or passed out. हर एक का एक अलग स्ट्रेटेजी होता है। अब for the 11th class जो है, I would suggest कि आप 11th क्लास से अपना मैथमेटिक्स कर दीजिए स्टार्ट, बिकॉज 11th से आपका बेसिक 11th स्टार्ट हो रहा है। प्लस आप एनसीईआरटी एनडी के टीचर्स को फॉलो करें आप, एंड प्लस बुक्स को फॉलो करके आप एक बिल्कुल बेसिक से प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड विद दैट यू शुड डू दैट करंट अफेयर्स, बिकॉज एक बार आपने करंट अफेयर्स की हैबिट डाली, इट वुड रियली हेल्प यू इन द एसएसबी। आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप क्लास 12th से आपने 11th पढ़ा हुआ है, आप उनकी वन शॉट देके स्टार्ट कर सकते हो। एंड 12th को आप साथ साथ करिए, प्लस करंट अफेयर्स को आई थिंक मस्ट करिए, बिकॉज ये आपको लाइफ टाइम तक हेल्प रहेंगे। आपके हैबिट, वोकैबुलरी, इंग्लिश, इट विल आल्सो हेल्प। सो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं कभी भी। और नोट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, जीईटी है, जीईटी को आप जितना रिवाइज करेंगे उतना बेस्ट होगा। कभी भी ये नहीं है एक बार वीडियो देख ली फिर से आपने नोट्स बनाए नहीं है। पीडीएफ नोट्स बढ़िया तरीके से दोनों बनाएं, तो ये आई थिंक द बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी टू क्लियर एनी एग्जाम। ओके, तो मतलब जब आप एनडीए मैथमेटिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि कई कैडेट्स ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं मैथमेटिक्स में, उनका मैथमेटिक्स पोर्शन स्ट्रांग नहीं होता। तो आपके ख्याल से उनको कौन सा चैनल को फॉलो करना चाहिए और कैसी प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स को करना चाहिए? सो अमित, इंटरेस्टिंगली मेरा भी जो मैथ्स था वो काफी आई थिंक वीक था फ्रॉम टिल क्लास 10, बट एनडीयू क्लियर करने के लिए आपको मैथ्स डेफिनेटली आना चाहिए। सो जो बिगेस्ट डाउट जो मैंने भी फेस किया, डेफिनेटली जो कैंडिडेट्स हैं वो फेस करते होंगे कैंडिडेट, कि भाई मैथ्स यार समझ नहीं आता, क्वेश्चन कैसे करें, प्रोसीजर ही नहीं पता चलता, हमें कैसे पता चलेगा ये फॉर्मूला लगेगा ऐसे सॉल्व होगा। देखिए, इसका एक फर्स्ट आंसर है कि आपको यू शुड बी क्लियर विद योर ऑल कंसेप्ट। और कभी भी एक बार में नहीं है कि आपने कंसेप्ट पढ़ लिया है एंड द नेक्स्ट टाइम आप क्लियर कर लिया, मींस क्वेश्चंस आपसे हो गए। भाई एक बार, दो बार, तीन बार जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चन क्लियर करने का एक वे आएगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक तो ये तरीका है। सेकेंड थिंग इज दैट आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप एक बार उसको पढ़ के एक नोट्स डेफिनेटली बनाइए, और जब आप रिवाइज करते हैं तो आप नोटबुक लें, और जब आप रिवाइज कर रहे हो साथ साथ लिख लिख के रिवाइज करो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैथ्स का कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ,
तो एक फॉर्मूला पढ़ रहे हो तो आप उसको रिवाइज करके पढ़िए। एंड आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। लाइक आपका अगर A4 साइज का पेज है, लाइक आप विवेक आपकी ना वीडियो ऑफ होगी, वीडियो ऑफ है आपकी साइड से। सॉरी आई थिंक ओके प्लीज कंटिन्यू। ओ नॉट ओके। सो आप अगर चैप्टर में पढ़ लिया, आप उसका रिवाइज कर रहे थे जो एक रफ नोटबुक लेके उसका फॉर्मूला लिख के आप रिवाइज करिए। प्लस आप A4 साइज लीजिए, उसमें एक फॉर्मूला लिख के आप दीवार या कहीं पे रख सकते हैं। बिकॉज आपने कितना पढ़ा ये मैटर नहीं है, एंड आप पढ़ते हो कितना याद रखते हो वो मैटर करता है एग्जाम। अगर आप सपोज हमें 20 चैप्टर पढ़ रहे हो, आप एक साथ सब याद नहीं रख सकते, ऑब्वियस है, आप कुछ भूल जाएगा एक चैप्टर। उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप 20 पेज, हर एक चैप्टर को एक पेज डेडिकेट करिए, बिल्कुल छोटी हैंड राइटिंग में A4 साइज पे आप एक फॉर्मूला शीट बनाइए, उसको आते जाते आप दीवार पे चिपका के रिवाइज करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। विद दैट आप एक बुक पकड़िए, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। ये नहीं है कि 10 बुक्स ली हैं, एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो सेकंड बुक को फॉलो किया, ये नहीं करना है। एंड अब टीचर्स को अगर मैं फॉलो करूं तो मैथमेटिक्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप अर्पित चौधरी सर को डेफिनेटली, प्लस कैलकुलस के लिए प्रवीण सर, एंड जो उनकी 2 टीचर्स हैं मैंने भी फॉलो किया, काफी हेल्प रहा, तो आई वुड सजेस्ट कि इनको फॉलो करिए। एंड डीपीपी जरूर सॉल्व करना फॉर मैथमेटिक्स पोर्शन। हाँ, ये तो मेरा भी था सीन, मतलब जब एनडीए 152 के लिए मैंने आरपी सर को ही फॉलो किया था फॉर दी मैथमेटिक्स के लिए, और कैलकुलस के लिए तो प्रवीण सर हैं ही हमारे। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो? अब की वॉइस लैग आ रहा है। ओके, तो मतलब मैंने भी आरपी सर को ही फॉलो किया था। आपको पता है कि मैथमेटिक्स के लिए उनका बेस्ट रहता है, और मैंने प्रवीण सर को फॉलो किया था फॉर द कैलकुलस, और उनके जो नेहा मैम है साथ में हिस्ट्री पढ़ाते हैं, राइट, तो उनको फॉलो किया था। और केमिस्ट्री के तो हैं ही उनके पास सारे टीचर्स हैं। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो ओवरऑल कि रिटन प्रिपरेशन के लिए आपको आरपी चैनल फॉलो करना चाहिए, राइट? हाँ डेफिनेटली आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एंड प्लस अगर आपके पास टाइम है सो आई वुड सजेस्ट कि आप फॉर एग्जांपल आपने अपना पढ़ के आप फ्री हो चुके हो, आपके पास फ्री टाइम है, इन दैट टाइम आप एक काम कर सकते हो कि आपने कोई चैप्टर वर्स की वन शॉट देख लो फ्रॉम अदर चैनल्स आल्सो। जो नॉलेज है वो एनहांस तो होगा ना। तो अर्पी सर को तो डेफिनेटली फॉलो करिए। इफ यू हैव द टाइम देन कहीं और से बुक से प्रैक्टिस करके बढ़िया से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, ये तो होगा मैथमेटिक्स के लिए, राइट, कि मैथमेटिक्स के लिए क्या क्या बेस्ट रहेगा। बट अगर हम लोग करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स आपको पता है कि पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ से टपका देती है यूपीएससी, राइट? Definitely. तो इस बार आपके ख्याल से कहाँ से करंट अफेयर हमें करने चाहिए, जो कि हमें पता है कि इस यहाँ से आ जाएंगे हमेशा? आपको क्या लगता है, आपने कहाँ से किया था? सो करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो करंट अफेयर्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि एक होता है कि जो करंट अफेयर्स स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हैं, जब एग्जाम क्लोज आता है आप वन शॉट देखते हो, ये तो डेफिनेटली आपके रिटर्न में हेल्प करता है। बट आपको रिटर्न से कुछ नहीं होगा, आपको एसएसबी भी क्लियर करनी है। सो आई वुड सजेस्ट आप एक काम कर सकते हो, आप एसएसबी प्लस थोड़ा सा आपका रिटर्न का एक स्टडी आईक्यू चैनल है, वहाँ पे प्रशांत धवन सर है, वो रोज करंट अफेयर्स की, वर्ल्ड अफेयर्स की बढ़िया से वीडियो डालते हैं, क्या चल रहा है वो आप फॉलो करेंगे तो आपके एसएसबी में काफी हेल्प रहेगा। प्लस ऑन द अदर हैंड सीडीएस जर्नी के जो मंथली करंट अफेयर्स आते हैं वन शॉट्स, वो हेल्प करेंगे तो आपका एक डिफेंस नॉलेज इनहेंस होगा। फॉर एग्जांपल कौन सा फाइटर जेट है, कौन सी जनरेशन है, कौन सी गन्स है, ये सब इनहेंस वहां से हो गया। थर्ड आई वुड सजेस्ट कि आप जतिन सर की जो वन शॉट्स आते हैं करंट अफेयर्स के वो फॉलो करिए, तो ये पूरा रिटर्न को टारगेट कर देगा। सो ये 3 चैनल्स आप फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के ठीक लिए। है, डेट्स सो ग्रेट। मतलब कि मैंने भी सेम ऐसे ही फॉलो किया था। आई फॉलो स्टडी आईक्यू चैनल फॉर माई एसएसबी। तो उसके बाद मैंने जतिन सर को फॉलो किया था फॉर द करंट अफेयर्स ऑफ द एनडीए प्रिपरेशन। उसके साथ मैं डिफेंस वाला की देखी थी। डेट्स सो ग्रेट, मतलब कि थॉट्स मैच हो रहे हैं हम लोगों के, है ना? ग्रेट। ओके, तो अगर हम लोग बात करें इसके बाद की जो जीएटी पोर्शन आता है, अब उसको कैसे टैकल करना है? क्योंकि देखो मैथ का तो फिर भी हो जाएगा, बट अगर गैट की बात करें, कई बार कहते हैं इंग्लिश टफ आती है, इंग्लिश का पैटर्न चेंज हो रहा है। अब इंग्लिश को कैसे हैंडल करें, वो इंपॉर्टेंट है। सो देखिए बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि आपने मैथ्स को पढ़ रहे हो और जीएटी कहते हैं कि भाई हम इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं, इंग्लिश हमारी कवर हो जाएगी, हम नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री वो क्लियर हो जाएगी, और हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज हम यही सब्जेक्ट से क्लियर कर सकते हैं। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग में डेफिनेटली नहीं रहना। देखिए स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश बोथ आर डिफरेंट। सो आप देखिए जैसे इंग्लिश का हमें डेफिनेटली पैटर्न तो चेंज हो रहा है। हाँ। जब लास्ट टाइम मैंने एनडीए दिया था, इस बार दिस इज द फर्स्ट टाइम जब इंग्लिश का पैटर्न चेंज हुआ था फ्रॉम द लास्ट सम ईयर्स। ठीक है, मेरे प्रॉब्लम ये आई थी कि इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग था लेकिन वहाँ एग्जाम में इंग्लिश ही टफ आ गया। सो मेरा बिल्कुल एक
होता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, बट ये रहा कि मैंने अपनी ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़कर गया था और उस टाइम पे ज्योग्राफी कंपैरेटिवली इजी आई थी, जिसने मेरा स्कोर मैनेज कर दिया। इसलिए आप हर एक सब्जेक्ट पढ़िए, बट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आप लीव कर सकते हैं बिकॉज उससे इतने क्वेश्चन आते भी नहीं है। एंड नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से डेफिनेटली अगर आप हैं तो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट आप वन शॉट जरूर देखिएगा, बिकॉज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप क्वेश्चन पे भी बहुत कुछ कर सकते हो, ये मैं सजेस्ट करूंगा। और इंग्लिश के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप धीरज सर थे ऑन द अरबी सर चैनल पे पहले, अभी तो आई थिंक नहीं है, बट स्टिल उनकी वीडियोस उनके चैनल पे हैं। अभी वो अनअकैडमी पे आ चुके हैं धीरज सर। डेफिनेटली आप उनको फॉलो करेंगे तो उनकी आई थिंक बहुत अच्छी टीचर है। गिव द क्रेडिट ऑफ माय इंग्लिश टू हिम बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट करवाई है। डेली प्रैक्टिस करके आप उनको फॉलो कर सकते हो। और आप अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ नेहा मैम आई थिंक मैंने उनसे वन शॉट किए थे तो काफी अच्छे रहे थे। अच्छा। और ज्योग्राफी है जितने सर के वन शॉट्स एंड वीडियोस देखना, इट वुड रियली हेल्प मी एंड इट विल हेल्प यू आल्सो इन द एग्जाम। सो ये सब आप कर सकते हो। जीएटी को लाइट में मत रहना बिकॉज वो स्कोर बूस्ट करवाएगा। डेट्स सो ग्रेट यार, क्योंकि मतलब कईयों को इंग्लिश में डाउट आता है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं आजकल, जो मैंने देखा है बंदों को, वो मेरे को कई बार डाउट आता है कि सर एसएससी का कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं, उसकी कर रहे हैं, हाई लेवल की इंग्लिश पकड़ रहे हैं, और वो एंड उनको ये पता भूल गया कि भाई अभी 12th पास ही तुम लोगों ने की है, अभी ग्रेजुएशन पास नहीं की है, सीडीएस का लेवल नहीं डालेगा वो, और वो लोग हाई लेवल की तैयारी करते करते वो मर जाते हैं, वो मतलब ख़त्म हो जाते हैं, उनको आता ही कुछ नहीं है फिर भी। तो ये बहुत अच्छा वो यही गलती करते हैं अपना वोकैबुलरी, जैसे आप कह रहे हो कि सही होता है, वोकैबुलरी बहुत आती है, वो वोकैबुलरी में ही इतने चले जाते हैं। बेसिकली बहुत वर्ड्स रिपीट होते हैं। अगर आप पीवाईक्यू भी कर रही हो वोकैबुलरी के 2008 से और आप धीरे से को फॉलो कर रही हो तो इट वुड रियली हेल्प। मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की थी एंड एट दैट टाइम एक टाइम ऐसा आ गया था जब मैंने स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट दे रहा था कि मेरे 50 आउट ऑफ 41 क्वेश्चंस भी बन रहे थे, बट एग्जाम जब मैंने देने गया वहाँ पैटर्न चेंज हुआ, बट स्टिल मेरे को बाकी सब्जेक्ट ने मेरा स्कोर मैनेज करवा दिया। डेट्स ग्रेट यार, मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है ये तो, कि इतने फिर भी मतलब इतने अच्छे स्कोर हो रहे थे मॉक में, बट फिर भी वहाँ जाके आप घबराए नहीं और फिर भी मैनेज हो गया सब कुछ, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो कई बंदों को ना डिफ़िकल्टी फेस होती है कि अब क्विक रिवीजन कैसे करें, जब एनडीए से लास्ट टाइम पे उनका टाइम रह जाता है, जब मिनिमम 10 दिन रह जाते हैं या 5 दिन रह जाते हैं, तो तब ना उनके अंदर प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि रिवाइज कुछ किया नहीं है, कुछ करा कुछ है नहीं, बस अभी सिलेबस ही कंप्लीट किया है। तो एनडीए से 5 या 10 दिन पहले वो क्या करें जो उनका सिलेबस एक बार फुल रिवाइज हो जाए? सो अमित, इंटरेस्टिंगली मेरा क्या हुआ था, जब मेरा फर्स्ट टाइम मैंने रिटर्न दिया था मेरा क्लियर नहीं था और यही मेरी मिस्टेक थी। तो इस मिस्टेक को आप ये कर सकते हो, बच्चे मिस्टेक ये कर सकते हैं कि एनडीए और बोर्ड्स एक टाइम मतलब सेम समझते हैं कि 10 दिन पहले हम रिवाइज करेंगे और हो जाएगा। पढ़ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखिए रिवीजन इज द की कि आप एग्जाम क्लियर कर पाए। कितना पढ़ा है वो जरूरी नहीं है, कितना आप एग्जाम में रिमेम्बर कर पाते हो वही आपको एग्जाम क्लियर करेगा। तो इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले तो डेली मतलब आप रिवाइज करेंगे। ये नहीं कि लास्ट के 10 दिन में रिवाइज कर लेंगे, ऐसा नहीं करेगा बिकॉज 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। एंड सेकंड थिंग इज दैट यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स को फॉलो मत करना कि 10 दिन में एनडीए क्लियर करें, ये बिल्कुल भी नहीं करेगा मैं। एंड थर्ड थिंग आप ये कर सकते हो, आप देखिए अगर आपके 5 डेज लेफ्ट हैं तो अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, भाई तूने कितना पढ़ा, मैंने तो ये नहीं पढ़ा। ये सब मिस्टेक आपको प्रेशर बिल्ड करेगा और आप में जो आता होगा वो भी भूल जाओगे। और एग्जाम के एक दिन पहले जो मैं कहूंगा कि आप ज्यादा बिल्कुल भी मत पढ़िए, बिकॉज गलती ये होती है अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जो मैंने उस दिन पढ़ा है ना वही मेरे को आता है और कुछ नहीं आता है। लास्ट डे आप बिल्कुल आराम रिलैक्स रहिए, इट विल रियली हेल्प। और डेली का रिवाइज करिए, आप डेफिनेटली एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। हाँ, ये बहुत सच बात है, क्योंकि यार कई कैडेट्स क्या करते हैं, एक दिन पहले वो क्या करते हैं, वन शॉट देखनी शुरू कर देते हैं वीडियोस। उनको फिजिक्स की भी देखनी है, उनको बायो की भी देखनी है, उनको सब कुछ देखना है, फिर पेपर रह जाता है, रात को सोते जल्दी नहीं है, 1-2 बजे सोते हैं, फिर रह जाते हैं। सही है, वही आपको एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स की स्लीप तो डेफिनेटली है एग्जाम डे से पहले। हाँ, तो ये था हमारा सब कुछ फॉर द रिटर्न पोर्शन के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग आ रहे हैं एसएसबी के ऊपर, कि एसएसबी के बारे में जानते हैं, कि क्योंकि कई फ्रेशर्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि क्या करें क्या ना करें, हमें कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो आज आई बिलीव कि जितने फ्रेशर्स हैं या रिपीटर्स भी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आज के सेशन से। चलिए, तो सबसे पहले जो सिंपल डाउट होता है सबका कि बेस्ट कोचिंग सेंटर कौन सा है सर, वो बता दो। मैंने वीडियो डाल रखी है, बट ना कई बंदे करते हैं, उनको पता नहीं लगता कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है।
फर्जी अकेडमी में चल जाता है, फिर वहाँ पे जाके फंस जाते हैं हम लोग। आपके ख्याल से विच वन ऑफ द बेस्ट अकेडमी जो आपको लगता है? सो अमित, इसका देखिए, अगर आप डिफरेंट जगह पे जाएंगे सबका आंसर वेरी करता है। जो जहाँ से रिकमेंड हुआ है वो डेफिनेटली उसी अकेडमी को बेस्ट बताएगा। अगर कोई किसी और एक्स अकेडमी से रिकमेंड है वो उसको करेगा, मैं वही से हूँ मैं उसको करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कोई भी अकेडमी आपका सिलेक्शन नहीं करवाती, आप तो ये याद रखिए। ये आपकी हार्ड वर्क है कि आप कितना करते हो। अकेडमी जस्ट आपको एक पॉइंट बताती है कि ये आपका जस्ट ओवरऑल पाथ है, आप कितना हार्ड वर्क करते हो। देखिए, एंड सेकंड थिंग इज दैट कोई भी अगर आप अकेडमी जा रहे हो तो देखिए आपके टीचर्स कैसे हैं। कई टीचर्स बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं एंड कईयों के पास एक्सपीरियंस बहुत होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस टीचर जो है आई वुड सजेस्ट कि हाईली क्वालिफाइड से थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे बिकॉज एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। सो देखिए, अगर मैं करूँ तो मैंने अपने ओवरऑल एसएसबी तो 2 कोचिंग्स को ज्वाइन किया था, आपका एंड एसएसबी डिफेंस एकेडमी दिल्ली। सो हर एक का मुझे कुछ ना कुछ लगा। मेरे अकॉर्डिंग जो मैं गया था वो बेस्ट था। एंड दो आपका अगर मैं बात करूँ अमित, तो वहाँ पे मुझे जीटीयू वन ऑफ द अमेजिंग जीटीयू लगा था बिकॉज नटराजन सर ने जितना मुझे जीटीयू करवाया आई वुड सजेस्ट कि दैट विल रियली हेल्प मी। मेरे दोनों एसएसबी में मैंने जीटीयू बहुत मतलब बढ़िया लेवल का किया था। सेकंड थिंग इज दैट मेरे माइंड में एक लेक्चरेट एंड करंट अफेयर्स की जो हैबिट थी वो वहीं से एक होता बिल्ड हुई थी बिकॉज ऑफ दैट। एंड मेरा इंग्लिश बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं था, वहां पे जाके एटलीस्ट मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि हाउ टू यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ द 20%। हाँ, सही बात है। तो ये मेरे को बेस्ट लगा था। एंड एक थिंग ये था कि आपको में जब हम गए थे हमें हम साथ ही में थे एंड एट दैट टाइम हमने नोटिस किया था जब हमारी पीपीटी होती थी तो 20 बंदे एक साथ बैठ के हम पीपीटी करते 20 थे बंदे बैठते थे। बिकॉज एक्चुअली हमें पता है कि बैठेंगे 8 बंदे, बैठेंगे 10 बंदे, लेकिन बीच में जो प्रैक्टिस होती है ना आई थिंक वो आपको ना 10 बंदे में बैठने के लिए आपको ग्राइंड कर देती है एकदम। आप बढ़िया से आप रेडी हो जाते हो कि हाउ टू स्पीक, हाउ जब एक साथ 20 बंदे बोलते हैं तो आपको कैसे अपनी वॉइस को एकदम बढ़िया तरीके से लाना, वो वहीं से मैंने सीखा था। एंड जो साइक था एसएसबी के लिए डिफेंस एकेडमी जब मैं गया था वहां पे मेरे को साइक काफी अच्छा लगा था। जो टीचर थे वो भामनी सर थे एंड आई थिंक उन्होंने मेरे को काफी ज्यादा हेल्प की साइक में बिकॉज लास्ट टाइम मेरा साइक बिल्कुल बढ़िया नहीं गया था। तो साइक में तो डेफिनेटली एसएसबी डिफेंस एकेडमी के टीचर मेरे को बेस्ट लगे थे। उन्होंने मेरे को जिस तरीके से बताया और उनकी एज भी आई थिंक अभी 82 to 83 थी। एंड एट दैट टाइम जब मैं गया था एकदम दिल्ली में, आपको पता है कितनी विंटर्स पड़ती है, एकदम होता है ना मोटिवेशन आता है यार, इतने ओल्ड एज पर्सन जब आपको आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एकदम अलग फील आती है। वो मेरे को काफी बेस्ट लगा था। दैट्स सो ग्रेट। मतलब कि आपका ये कहने का मतलब है कि हर एक अकेडमीज के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, कभी भी कहीं ना कहीं तो फ्लॉज होते ही हर आदमी में, राइट। तो जैसे आपने बताया कि आपका में ये बढ़िया था, जीटीओ बढ़िया था, इंटरव्यू बढ़िया था और उसमें वहाँ पे साइक बढ़िया था। ठीक है, डेट्स सो ग्रेट। मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो यही कहूँगा आप सभी को, अगर किसी ने अगर रजिस्ट्रेशन करवाने किसी को आफ्पा के लिए तो उनके बुकिंग्स खुली ओपन है, तो आप लोग करवा सकते हो एज सुन एज यू कैन। उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, आपको पता ही मिलते नहीं है बैचेस उनके दोबारा, तो आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं वहाँ पे एनरोल। ठीक है, डेट्स सो ग्रेट। तो अभी हम लोग एसएसबी की तरफ आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी फ़र्स्ट टाइम में जो आप रिजेक्ट हुए फ्रॉम द वाराणसी बोर्ड, उसके बाद आपने ओवरकम उसको किया और आप रिकमेंड हो गए फ्रॉम द आर्मी बोर्ड, आपको क्या लगता है? अमित देखिए, जिस टाइम पे मेरी वाराणसी में एसएसबी थी वो जुलाई 2023 में थी। एंड इंटरेस्टिंगली जो मेरे मार्क्स थे वो बिल्कुल बिलो एवरेज आए थे, 280 मार्क्स थे। इतने अच्छे भी नहीं होते हैं जब आप कॉन्फ्रेंस आउट होते हो। बट उसी के जुलाई के थोड़े मंथ्स के बाद दिसंबर में जब मेरी एसएसबी थी वहां पे एसएसबी के मार्क्स 432 हुए थे। तो सडनली जो ये शिफ्ट आया आई वुड सजेस्ट कि एक तो मेरा जो एज मैं फ्रेशर गया था वाराणसी में, तो जब आप फ्रेशर जाते हो आपका एक मिसकंसेप्शन होता है कि जीटीओ में हम जितने, जब आपका ग्रुप डिस्कशन हो रही है आप जितने पॉइंट्स दोगे, जितना बोलोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये बिल्कुल गलत है, आप दूसरों को मौका दे ही नहीं रहे हो। ये मिस्टेक कर दी। जब अपना पीजीटी होता है, एचजीटी होता है, यार फटाफटी लेकर सबसे आगे गए हैं, आइडिया आ नहीं रहा है। आइडिया जब आए बट स्टिल वहां पे जो मिस्टेक्स कि आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, जो आपके जीटीओ में जीडी हुए। और साइक तो मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं गया था। एंड दैट जब वाराणसी में इंटरव्यू हुआ था तो क्या हुआ कि जो मेरा इंटरव्यू जिन्होंने लिया वो इतना पीआईक्यू बेस्ड नहीं था, वो बिल्कुल केमिस्ट्री फिजिक्स पूछ रहे थे बिल्कुल कि ईसीडीसी का बताओ, आप रेक्टिफायर क्या होता है। वो मेरा इतना यार पढ़ाई में इतने अच्छे है नहीं, तो वहां पे जाके नर्वस हो गए, वो पूरा बिल्कुल बेकार हो गया। बट आफ्टर दैट जब मैं आया, कॉन्फ्रेंस आउट हुए,
तो उसके बाद अपने फिर से रिटर्न किया एंड एसएसबी के लिए मैंने इस बार इम्प्रूवमेंट ये की थी कि जो डेस्परेशन होती है ना कि भाई सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म है, एक तो ये बिल्कुल थॉट कर दिया हाँ, ठीक। खत्म कैसे। प्लस एक कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट की बाय स्पीकिंग विद द फ्रेंड्स इन इंग्लिश एंड बोलने का मौका दिया दूसरों को जीटी में और उनके पॉइंट्स को रखकर आगे बढ़ाया, जो मेरे को लगा कि आप अपने पूरे ग्रुप को लेकर अगर आप जीटीओ में जा रहे हो ना, ये बहुत अच्छा थिंग है। अब ये चीज मैंने किया एंड सडनली इतना मेरे को शिफ्ट देखने को मिला। जब मेरा रिजल्ट आया मैं कुछ शॉक हो गया कि यार 280 से 432 चला गया। तो ये जो थिंग्स थे आप फॉलो करेंगे, आप इंडिविजुअलिज्म नहीं कर सकते कि मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं अकेला जीटीओ कर दूंगा, ये नहीं होगा। आप ग्रुप के साथ चलोगे, ये हेल्पफुल रहेगा। डेट्स सो ग्रेट यार, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हो गया था जब मैं जीटीओ कर रहा था वहाँ पे, तो हमारे ग्रुप वाले सारे फ्रेशर्स थे, तब पता नहीं था किसी और को। तो अब हम तो कोचिंग लेके गए थे, हमें तो पता था कि कैसे करना है क्या नहीं करना है, सिखा रखा था। तो उसके बाद गए वहाँ पे कूदे, तो किसी को सोल्यूशंस पता नहीं है, बट सबको ये था कि हमें आगे जाना है। तो पहले मैंने जाने दिया कि आप लोग आगे जाओ, फिर ना सोल्यूशंस नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद जीटीओ बोलता है कि अगर सोल्यूशन नहीं तो वापस आ सकते हो आप लोग। फिर उनको वापस बुलाया मैंने, फिर मतलब देंतर सोल्यूशन देता गया, फिर हम लोग आगे पास आउट हो गए। तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि बाकियों को मौका दो, बट ये नहीं है कि आगे चले जाओ और बॉन्दू की तरह खड़े रहो, फिर उसके बाद सोल्यूशन पता नहीं बट आगे जाना है। बहुत अच्छी बात है। तो एक ना कईयों को कई लोग क्या होते हैं, कई लोग विलेज बैकग्राउंड से होते हैं, काफ़ी बंदे उनको ना कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी वीक होते हैं वो लोग, उनका बहुत बैड कम्युनिकेशन स्किल होता है। इंग्लिश उन्होंने कभी बोली नहीं ज़िंदगी में, ठीक है जी, बातें वो कभी करते नहीं स्ट्रेंजर से। अब ये बात आती है कि सर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं और कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ाएं, अब इसके बारे में बताओ। सो इसका आई थिंक यार मैं खुद विलेज से हूँ, विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। सो मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस की थी, बिकॉज ये इसलिए होता है ना, उनके साथ अगर आप कम्युनिकेट कर दोगे ना इंग्लिश। स्टार्ट। सो मैं खुद विलेज बैकग्राउंड से, तो कम्युनिकेशन के लिए आई वुड सजेस्ट कि जैसे क्या होता है, अगर आपके फ्रेंड्स है ना विलेज में, आपने एक चीज नोटिस की होगी, अगर आप इंग्लिश में बात करने का ट्राई करोगे ना, तो वो खुद बोलेंगे अरे बहुत अंग्रेज आया, अंग्रेज की औलाद है, क्या कर रहा है। वहां से तो मोटिवेशन बिल्कुल आपका जो कॉन्फिडेंस है नीचे चला जाता है। सो देखिए, इस चीज को अगर मैं बोलूँ तो इंग्लिश जस्ट एक लैंग्वेज है। पीपल क्या करते हैं कि सोचते हैं जिसको इंग्लिश आती है ना वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, उसके बाद बहुत नॉलेज है, बट दे फॉरवर्ड की इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। सो देखो, उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको इंग्लिश अपनी एनहेंसमेंट करनी है, आप एक इंग्लिश चैनल्स को फॉलो करिए। फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश न्यूज देखिए, आप क्रिकेट की अगर देखते हो तो आप इंग्लिश कमेंट्री देखिए, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर एक बार रीड करने का ट्राई करिए। उसके बाद आप 1 घंटा जाइए मिरर के फ्रंट पे खड़े होइए, आप कुछ भी बोलने का ट्राई करिए। ड्यूरिंग फर्स्ट 15 to 20 डेज आप बोल नहीं पाओगे, आपके जो माइंड में जो वर्ड्स होंगे वो आपको कन्वर्ट करने हैं इन इंग्लिश। For that you will take a lot of time. In starting it normally happens. So at that time confidence को आप हाई रखिए। 1 महीने बाद आप खुद देखोगे कि आप बढ़िया तरीके से बोल रहे हो, बट वॉइस जो है वो इतना इम्प्रूवमेंट नहीं कर रही है। चलिए अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, विद इन 1.5 month अवे आप बिल्कुल अटके नहीं इंग्लिश में, यू कैन स्पीक इन अ वेल फ्लुएंट मैनर। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांसमेंट हो जाएगी, फिर उसके बाद आप ना एक गूगल मीट जाइए, बिकॉज आपको पता है व्हाट्सएप पे बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ पे गूगल मीट ज्वाइन करिए। वहाँ पे आप थोड़ा सा एक बार एसएसबी की प्रिपरेशन करवाते हैं, वहाँ पे 1-2 बार आप बोलने का ट्राई करिए जीटी में। सो आपको एक आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूवमेंट हो गया, प्लस ग्रुप में कैसे बोलना है वो इम्प्रूवमेंट हो गया। बस यही चीज मैंने फॉलो की थी, और अगर आप भी फॉलो करेंगे डेफिनेटली इट विल हेल्प। डेट्स सो ग्रेट। मतलब जब आपने फर्स्ट टाइम बोला ना कि वो बोलते हैं अंग्रेज की औलाद, जब विलेज में करते हैं बात, तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मैंने हिंदी में बात कर रहा था, डेफिनेटली तो वो लोग बोलते हैं ये कहाँ से आ गया यार, मतलब इसको बाहर निकालो, मतलब ऐसे ऐसे भी वो बोलते हैं लोग। तो कई बंदे करते हैं, वहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल उनका लूज़ होना शुरू हो जाता है। और सेकंड बात जो आपने बोल दिया कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो या समथिंग एल्स, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे आप लोगों को इंस्टा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का दोनों का लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोग वहाँ पे जाके एक बार ज्वाइन हो जाइए, और आपको वहाँ पे डेली सेशंस लग रहे हैं बच्चों के पीपीडीटी के, एज लेक्चरेट के और जीटीओ के और साइक के, और इंटरव्यूअर तक भी उनके चल रहे हैं सेशंस। तो आप लोग ज्वाइन हो जाना वहाँ पे, बहुत अच्छी बात रहेगी आप लोगों को। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स। तो अभी आप बताओगे टीएटी में शुरू कैसे करें, जैसे फ्रेशर्स हैं, ठीक है, अब उनको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या वो क्या कर रहे हैं, कभी डब्ल्यूएटी पढ़ रहे हैं, कभी टीएटी कर रहे हैं शुरुआत, कभी एसआरटी, कभी एसडी, उनको पता नहीं लग रही क्या करे क्या ना करे। तो आपके ख्याल से टीएटी को शुरुआत कैसे करें? देखिए, टीएटी की अगर मैं बात करता हूँ तो टीएटी में जो मेरे को कंफ्यूजन आई थिंक वही होगी कि भाई स्टोरी में लिखना क्या है।
स्टोरी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैरेक्टर को आउटसाइड से लाएं, किसको मेन कैरेक्टर बनाएं, अपनी एज का, ये सब रैंडम थॉट्स आपको आते हैं। सो फॉर दैट आई वुड सजेस्ट कि भाई कोचिंग होती है आपको ये बताने के लिए, और अगर आप अपनी साइड से प्रिपरेशन करोगे तो उनके पॉइंट्स को फॉलो करिए। प्लस अगर आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो मैं तो यही कहूंगा, टीएटी में अगर आपको स्टोरी लिखनी है, कभी भी आपको ना ये नहीं बनना है कि भाई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लाना है कि अगर मेरे टीचर ने बोला स्टोरी ऐसी ही लिखनी है तो मैं तो ऐसे ही लिखूंगा। कैरेक्टर अगर मेरे को मेल लेना है तो मेल ही नहीं लेना, मेल ही लूंगा मैं। अगर अपनी एज का लेना है तो अपनी ही एज का लूंगा। तो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, पिक्चर टू पिक्चर डिपेंड करता है। तो ये अगर आपको माइंड से चीज को निकालना है हार्ड एंड फास्ट। सेकंड थिंग इज दैट आप क्या करते हैं कि एक दिन टीएटी कर लिए, दूसरे दिन डब्ल्यूटी कर लिए, किसी भी चीज का क्लियर आइडिया नहीं है। एक चीज को पकड़ो, उसमें प्रैक्टिस करो, मिस्टेक्स करोगे। आपके फ्रेंड्स से व्हाट्सएप चैनल पे अमित आपको पता है, जैसे आप भी करवाते हैं प्रैक्टिस ऑफ द ऑल दिस थिंग्स, वहां से जब आप जाते हो ना, वो सिर्फ आपको एक आइडिया देता है। उसके बाद आप कोचिंग ज्वाइन करते हो और वहां पे प्रैक्टिस करके सेम ग्रुप में आते हो ना, तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी, कोचिंग से नॉलेज भी मिल गया, और आप बिल्कुल अपने ओवरऑल जो मिस्टेक्स आपके फ्रेंड्स एक दूसरे से बताते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप करोगे, ये स्टार्ट होगा ऐसे ही। ये तो बहुत सही बात बोली, क्योंकि कई क्या करते हैं टीएटी में प्री कंसीव आइडियाज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार इसने ये थीम बनाया था मैं भी बनाऊंगा, फिर वो रिजेक्ट होकर वापस आ जाते हैं। तो ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ कैंडिडेट के साथ। जब मैं कोचिंग में था वो भी तब भी वो लोग ऐसा ही कर रहे थे कि यार ये कर दो वो कर दो। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके बाद बात करें कि यार एसडीटी में जो होता है जो और एसआरटी होती है, अब कईयों का मिसकंसेप्शन होता है कि यार हमने 10 एसआरटी, हमने 30 एसआरटी की, 30 की हम रिकमेंड हो गए, कई 60 करते हैं वो भी रह जाते हैं। तो आपके ख्याल से क्वांटिटी मैटर करती है, क्वालिटी मैटर करती है एसआरटी में? एसआरटी में देखिए सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का आप ये जो मेन पॉइंट जो मैंने सीखा, जो एनालाइज किया मेरे अकॉर्डिंग, जैसे हम आपको में जो डेफिनेटली एक चीज बताई थी, एसआरटी जब आप कर रहे हो ना, आपका देखिए आप जब सोल्यूशन लिखते हो, फॉर एग्जांपल आपने 1 से लेके 40 तक एसआरटी लिया, और अगर आप 1 to 40 पूरी कंप्लीट कर रहे हो, रेस्ट ऑफ द 20 आपने छोड़ दी, तो इट्स अ गुड थिंग, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप 1 से लेके 40 कर रहे हो और बीच में आपने सेकंड एसआरटी छोड़ दी, फिफ्थ एसआरटी छोड़ दी, सेवंथ एसआरटी छोड़ दी, इट शोज कि आप ना एक सिचुएशन से भाग रहे हो। यू आर एन ऑफिसर, यू विल बिकम एन ऑफिसर। आप किसी सिचुएशन से भाग नहीं सकते। वही चीज हाईलाइट होती है जब आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, तो बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि हमसे एसआरटी पूछिए। सभी से तो नहीं पूछते, हमसे क्यों पूछते हैं? बिकॉज उन्होंने ये मिस्टेक की होती है, आप बीच में से एसआरटी छोड़ देते हो, आप सिचुएशन से भागते हो। अब उसने पकड़ लिया साइड ने कि ये सिचुएशन से भाग रहा है, ये सिचुएशन वो कॉन्फ्रेंस में पूछेगा, आपने वहां छोड़ी हुई, आप बिल्कुल नर्वस हो जाओगे, बस वही आपने कर दिया काम। तो ये आपकी आवाज एंड ये चीज है कि वॉइस क्लियर, एंड ये चीज है कि आपका जब आपने 1 से 60 भी कर रहे हो, जैसे मैंने 1 to 60 पूरी की थी, मैंने कोई भी मिड में से नहीं छोड़ी थी। ऑन द अदर हैंड कोई कैंडिडेट होगा वो मिड में से छोड़ेगा, वो मिस्टेक एसआरटी में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि बीच बीच में कई कई करते हैं 1 to 3 किया, उसके बाद 5-6 छोड़ दिया, 7-8 पे क्लिक किया, तो ये काफ़ी गलत इंप्रेशन पड़ता है साइकोलॉजिस्ट के ऊपर, क्योंकि आपको पूरी की पूरी लाइन टू लाइन वाइज ही करनी पड़ेगी, राइट? ठीक है। डेफिनेटली। और अगर डब्ल्यूएटी की बात करें तो डब्ल्यूएटी आपके ख्याल से मतलब कैसे करें, क्योंकि यार कईयों आती नहीं है, उनको होती ही नहीं डब्ल्यूएटी, उनको क्लिक ही नहीं करता है क्या सोचना, फिर गलत गलत वो मीनिंग बना देते हैं, गलत गलत सेंटेंस बना देते हैं। तो डब्ल्यूएटी कैसे करें? सही अमित, ये जैसे साइड टेस्ट तो पूरा एक साथ होता है। जैसे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में साइड में ही प्रॉब्लम हुआ था। मैंने ये किया था कि आप तो एक अपने 12 स्टोरीज की है, ऑलरेडी आपके माइंड में इतना प्रेशर, आप बैठ के लिख लो, आप थक जाते हो, आप बिल्कुल थक जाते हो। डब्ल्यूएटी तक आते आते आप कहते हो कि यार फटाफट लिख के खत्म करो, मैं बिल्कुल थक गया हूं, और रैंडमली थॉट्स कर देते हो। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप पहले घर में बैठ के 2 घंटे लगातार बैठ के साइड टेस्ट अटेम्प्ट करिए। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा, अप्पा का चैनल पे अगर आप जाएंगे यूट्यूब पे, वहाँ पे कोई सीरीज बनी होती है, तो वो चीज फॉलो करिए। 2 घंटे अगर आपने लगातार बैठने की प्रैक्टिस कर ली। ऑन द अदर हैंड डब्ल्यूएटी के लिए आप ना वर्ड जब बनाते हो ना, ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो कि ही शुड बी लाइक दैट। आप ऑर्डर नहीं दे सकते, आप बिल्कुल नेगेटिव में नहीं जा सकते, नेगेटिव इन द सेंटेंस कि आप ही वाज किल्ड इन द एक्सीडेंट लाइक दैट। तो ये चीजों को अवॉइड करिए। और लगातार यही मिस्टेक होती है कि आप लगातार 11-12 स्टोरीज टीएटी के लिखते उसके बाद थक जाते हो, तभी से गलत आता है। आपको बैठने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, ये तो बात आपकी सच है। और अगर आप लोगों को हाउ टू राइट डब्ल्यूएटी, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर, आप वो देख सकते हो। और आई बिलीव कि उसके आपको पता लग जाएगा कि कैसे सोचना है और क्या क्या मिस्टेक्स फॉलो नहीं करनी है।
तो आप लोग उसको देख सकते हो और रेफ़र कर सकते हो, वो आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाला है आपके एसएसबी के लिए। तो उसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगा, ठीक है, फिट कर दूंगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि यार कि कि जो होती है उसके बाद इंटरव्यू पे आप आ जाओ। आप कुछ इंटरेस्टिंग इंटरव्यू रहा हो वहाँ पे, कुछ इंटरेस्टिंग सी बात हुई हो, कोई आपका हीटेड रहा हो कुछ? तो मेरे दोनों टाइम पे इंटरव्यू भाई इंटरेस्टिंग ही रहे हैं, बिकॉज जब टाइम पे मेरा जो वाराणसी में इंटरव्यू हुआ था वहाँ पे यही रहा था कि जस्ट मैं आया बैठा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई वही अपने रैपिड फायर पूछेंगे, पीआईक्यू से पूछेंगे, मैं तो फ्रेशर हूँ। मैंने मिस्टेक तो नहीं कहूंगा, बट मैंने अपने पीआईक्यू में ऐसे हाईलाइट कर दिया कि मैं बहुत टॉपर हूँ, जो एक्चुअली मैं स्कूल टाइम पे रहा था। तो मैंने 95%, 96%, 12th में लाइक 10th में 97%, 12th में 94%, केमिस्ट्री टॉप, ये सब मैंने लिख दिया अपने पीआईक्यू में। अब फर्स्ट चीज वो हाईलाइट हुई, अब मेरा इंटरव्यू 30 मिनट्स तक 40 मिनट्स तक वहीं पे चला रहा कि केमिस्ट्री के लिए रिएक्शंस बता दो, फिजिक्स में आप ये एसी लाइट आ रही है, डीसी लाइट आ रही है, मैं फंस गया भाई। इतना पूछा तो बिल्कुल वहां तो मेरा हो गया सॉर्ट आउट। 40 मिनट्स के बाद हमें क्या होता है कि वो मेन पे आ जाते हैं कि आपकी हॉबी है करंट अफेयर्स पकड़ना। तो एट द टाइम मैं मन में सोच रहा था फाइनली भाई कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनका मैं आंसर दे पाऊंगा। फाइनली मुझे रिलीफ मिला, तो उन्होंने मेरे से डेफिनेटली उन्होंने मेरे से पूछा कि कोई करंट अफेयर बताओ, बट मैंने मिस्टेक ये कर दी, तो मैंने बता दिया कि सर रिसेंटली एक करंट अफेयर था सेमीकंडक्टर पे, मैंने वो करंट अफेयर बता दिया। उन्होंने सेमीकंडक्टर पकड़ के पी टाइप एन टाइप डायोड्स पे चले गए, वापस फिजिक्स पे शिफ्ट हो गई उनकी गाड़ी। एंड वहां से आई थिंक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहा कि यार पूरा इंटरव्यू ही वहीं चला, और जो अपना इलाहाबाद में हुआ था वो मैं सबसे लास्ट कैंडिडेट था मैं वहाँ पे। तो 24 टेस्ट टाइम था मेरा, शाम के टाइम पे इंटरव्यू चला, और इंटरेस्टिंगली प्रेसिडेंट ही ले रहे थे बोर्ड के जो थे वो मेरा इंटरव्यू, ठीक है। तो उस टाइम पे अमित एसएसबी में मेरे को यार जॉन्डिस हो गया था, जैसा मेरी स्क्रीनिंग हुई थी उसी दिन मेरे को जॉन्डिस हो गया, तो मैं पूरा एकदम पीला पड़ा हूँ। तो मेरा स्क्रीनिंग से एक दिन पहले जब मैं स्टे किया था वहाँ पे मेरे को जॉन्डिस पता चल गया, बिकॉज दियाली हो चुका हूँ, बट मैं गया था। तो वहाँ पे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि यार क्या हो गया, आप यहाँ पे ठीक हो? एंड ड्यूरिंग दैट मैं नॉर्मली क्वेश्चन पूछे थे बेसिकली रूल्स के ऊपर, और वो मेरी हेल्थ इश्यूज के ऊपर पूछ रहे थे, हेल्थ कैसी है। ये वो वाला बात तो इतना इंटरेस्टिंगली नहीं रहा इंटरव्यू, बट वाराणसी में तो मेरी आई थिंक बिल्कुल ही फिजिक्स केमिस्ट्री लेकर टॉपर, जो मैंने वर्ड यूज कर दिया ना अपने पीआईक्यू में, और वो सेकंड टाइम मैंने शो नहीं किया कि मैं टॉपर हूँ, तो मेरा पीआईक्यू बेस्ड रहा। नहीं, ये तो सच बात है, क्योंकि वो लोग ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू हमारे हाथ में होता है, हम कैसे किसको कैसे लेके जा रहे हैं। अगर उसको इंक्लाइन करेंगे सेमीकंडक्टर में, वो डेफिनेटली पूछेगा। सही बात है। तो मतलब जब आपको जॉन्डिस हो गया, मतलब जॉन्डिस होने के बावजूद भी आपने अपना बेस्ट दिया हर एक चीज़ में ना, राइट? तो डेट्स सो ग्रेट, मतलब सल्यूट है इस चीज़ के लिए आपको। कि मतलब आपको कुछ डिफ़िकल्टीज फेस हुई आपको इलाहाबाद में जब आपको जॉन्डिस हुआ था, जब आप जीटीओ कर रहे हैं, कुछ कर रहे थे? डेफिनेटली डिफिकल्टी तो फेस ये हुआ, अगर आपको जॉन्डिस होता है तो खाने का बहुत मेंटेन रखना पड़ता है कि मसाला वाला खाना ना हो। और हम क्या कर रहे हैं, मैं बैठा हूँ वहाँ पे सेकंड डे साइक देख रहा हूँ, जॉन्डिस पे मैं नॉन वेज खा रहा हूँ। तो वहाँ पे वही जो अपने फ्रेंड्स थे वो बोल रहे हैं कि भाई मर जाएगा क्या नॉन वेज खा रहा है, जॉन्डिस पे अवॉइड करते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई कुछ नहीं होता, 5 दिन निकाल लेंगे। तो मेरे को प्रॉब्लम ये रही थी, भूख नहीं लगती थी, प्रॉपर खाना नहीं मिलता था। मेरा ये काम होता था मैं कि आप मानोगे नहीं, पूरी एसएसबी में जब मैं 34 एसएसबी में गया था, 24 कैंडिडेट्स थे, जो 23 में ये बात फेमस थी कि भाई 20। तो हमारी एसएसबी होती थी जैसे कोई टास्क पूरी एसएसबी में अपने जो सोया पूरे दिन सो रहा हूँ, तो ये था थोड़ा, मैं पूरा दिन सोता ही रहता था, टास्क करता था। ठीक, हमारे क्या होता हमारे दिन, क्योंकि हमारे लोगों ने एक्वेरियम ही तोड़ दिया था वहाँ पे, जो वहाँ पे बैठे हुए थे, तो हम सारे मूवीज वहाँ पे रहे। तो मूवीज देखते देखते क्या हुआ कि उन्होंने एक्वेरियम को ही खत्म कर दिया, सत्यानाश कर दिया पूरा का पूरा। और ये हुआ, तो हमारे में क्या हुआ वहाँ पे कि उन बंदों ने एक्वेरियम ही तोड़ दिया यार। एक तो हम मूवी बहुत देख रहे थे, बहुत मूवीज़ देखते थे हम लोग वहाँ पे, 5 दिन तो मैंने मूवीज़ ही देखी हैं। और हमारे में ना वहाँ पे एक लड़का था, वो क्या करता था, वो मेरे साथ आफा में ही था हमारे साथ। तो वो ना मतलब मूवीज़ सिर्फ देखता था, उसको सिर्फ हमने रिमोट पकड़ा रखा था कि भाई तू रिमोट पकड़ और मूवीज़ लगा, बहुत अच्छी मूवीज़ लगा, पता नहीं कहाँ से मूवीज़ ढूंढनी और लगा देनी। और लास्ट पे क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि मछलियों के आसपास के मना किया था उन्होंने कि इनके पास नहीं जाना है। बट आपको पता है चुल तो सब में होती है, कौन नहीं जाता।
तो वहाँ पे चले गए, तो इतनी भीड़ हसर बसर होगी, किसी का कुछ मुक्का मक्का बज गया खींच के, भाई साहब मछलियाँ नीचे गिर गई। उसके बाद फिर वो आया, नीचे से ऊपर आए जब वो, फिर उन्होंने बोला काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को कि क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ये क्या कर दिया। फिर टब में डाल के मछलियाँ उनको वापस दे दी हम लोगों ने। तो मतलब आपके साथ वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था कि जिसमें तोड़ फोड़ हुई हो, कुछ एसएसबी में दोनों में, या ऐसा कुछ हुआ हो? और हमारी एसएसबी में बस तोड़ फोड़ तो ये सब तो रहा नहीं, बिकॉज मैंने ऐसे बोला था, मैं सोया ही रहता था, टास्क किया सो गया था, मेरे को पता ही नहीं क्या चल रहा है क्या, तो इतना मच हुआ नहीं, मैंने सुना नहीं। हमारे में सब डिसेंट बंदे आए थे, बट यही था कि हमारे में सॉन्ग्स लगे रहते थे, एसएसबी खत्म होती थी, टीम को ठीक है, तो मतलब वहाँ पे गेम्स गुम्स में इंक्लाइन होते होंगे सारे बंदे ना, कि चलो गेम्स खेलने चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। ओके, डेट्स सो ग्रेट यार। तो अगर हम लोग इसके बाद आए जीटीओ के ऊपर आए, राइट, कि जीटीओ, अब मेन बात आती है कि जीटीओ को परफॉर्म कैसे करना है, क्योंकि कई बंदे करते हैं, कई बंदे अपना साइनसॉइडल ग्राफ दे देते हैं जीटीओ को हमेशा। जीटी में अच्छा परफॉर्म किया, जीपी में अच्छा परफॉर्म किया, पीजीटी में बुरा परफॉर्म, एचजीटी में बुरा परफॉर्म, साइनसॉइडल ग्राफ बन गया। तो आपके ख्याल से जीटीओ में कैसे अच्छा परफॉर्म करना चाहिए? सो हमें जैसे आई थिंक आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है कि जैसे स्टार्टिंग में अगर आप कोर टास्क में अच्छा कर लेते हो, तो आप एक होते हो कि जीटीओ आपको हाईलाइट कर लेता है कि यार कोर टास्क में क्या क्या परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे आगे देखा जाता है। जैसे आपने बोला कि आपके फर्स्ट 2 टास्क अच्छे नहीं रहे, अच्छे रहे, सेकंड नेक्स्ट 2 अच्छे नहीं रहे, तो डेफिनेटली आपको देखते हैं क्या चल रहा है आपका। जैसे आपने जीडी आप कर रहे हो, तो जीडी में बढ़िया से दूसरों को बोलने का मौका दीजिए, खुद बोलिए विद अ वैलिड पॉइंट एंड द फैक्ट, तभी आपके पॉइंट्स अच्छे वेटेज वाले माने जाएंगे। देन आपकी जीपी होती है, जीपी में थोड़ी बजट बनती है कि आप मेरा सोल्यूशन ले लो, मेरा सोल्यूशन ले लो, उसमें आपको बिल्कुल एकदम कॉम्प्रोमाइज करके पूरे ग्रुप के साथ करके बढ़िया से करना है। एंड अब पीजीटी की बात रहती है, तो हमें पीजीटी में जैसे 45 मिनट्स मिलते हैं, उसमें आपको 4 टास्क करते हैं। देखिए फर्स्ट टास्क तो बहुत ईजी होता है, सबको आगे चला जाएगा, लेकिन जैसे आप सेकंड टास्क में पहुंचोगे, तो वहां पे जो आगे रहता है ना, उसके पास आइडिया नहीं होता, वो खुद ब खुद पीछे आ जाएगा, वो आगे बाकी आगे रहना स्टार्ट कर देंगे। उस टाइम पे आपको आइडियाज देने हैं, आइडिया शुड बी लाइक दैट कि जो इजी हो, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो और बढ़िया। ये नहीं है कि आप रस्सियां बांध रहे हो, वहां से रस्सियां ही बांधते गए। जैसे हमारे में क्या हुआ था, वाराणसी में नहीं, इलाहाबाद में एक कैंडिडेट मिला था, जहां ऑब्स्टेकल मिल रहा था वहीं रस्सी लगेंगे, जहां ऑब्स्टेकल मिल रहा था वहीं रस्सी लगेंगे। तो ये सब काम आप नहीं करिए। कई ऐसे मिले मुझे वाराणसी में, पट्टे के लिए लड़ रहे हैं भाई, पट्टा एक दूसरे से, मैं लगाऊंगा पट्टा, मैं लगाऊंगा, ये सब डीलिंग करना प्रेशर था। वहां पे मैंने ये चीज नोटिस की, जब इलाहाबाद में भी था, वहां पे मैं अपने ग्रुप में, मैं सेकंड रिपीटर था, बाकी फ्रेशर ही थे, पट्टे के लिए लड़ते हैं भाई, मैं लगाऊंगा। बट एट मोमेंट आपके पास एक ऐसा टाइम आ जाएगा जो यूट्यूब बोलता है कि यू हैव द लेस टाइम, फाइंड द आइडिया क्विकली, दो यू डोंट हैव द आइडिया, पीछे चले जाओ। उस टाइम पे अगर आपके पास आइडिया, तो डेफिनेटली आप आगे जाइए, आइडियाज को इम्प्लीमेंट करिए, वो काफी बेनिफिशियल है। ये नहीं कि आप ऑब्स्टेकल से फट्टा लेके बैठे। मेरे साथ वाराणसी में हुआ था, कैंडिडेट के पास बेसिकली आइडिया था, पर ड्यूरिंग एचजीटी जब हमारी हुई, उस टाइम पे उसने फट्टा लिया, ऑब्स्टेकल पे बैठ के फट्टे को ऐसे करके कर्ल कर लिया, ना फट्टा दे रहा है ना आइडिया दे रहा, ऑब्स्टेकल पे बैठ चुका। हम नीचे से बहुत मुश्किल से फट्टा लेकर बैठे, एंड जैसे हमने फट्टा लगाया, उसने क्रॉस करके निकल गया, रिजेक्ट हो गया। और नेक्स्ट पीजीटी में जब आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देख रहे हो, आपका ग्रुप पीछे काम कर रहा है, ये चीज बिल्कुल गलत है। आपको ग्रुप को साथ लेकर चलना है, ये मिस्टेक ना करिए। यूट्यूब में ये चीजें माइन्यूट सी चीजें बहुत करते हैं, बिकॉज आप ग्रुप में, आपकी ग्रुप की क्वालिटीज को देखा जाएगा। ओके, तो मतलब ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था यार, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मैं पीजीडी का सोल्यूशन दे रहा था, तो बंदे ना कॉपरेशन नहीं दिखा रहे थे मेरे साथ, तो मैंने सोल्यूशन बना दिया, सब कुछ बन चुका है, ये अब इम्प्लीबर्स चढ़ना ही था, मैं चढ़ भी गया ऊपर, तो ना वो हिल रहा था, शिवर कर रहा था। तो अब सब कुछ बन चुका है, इतना टाइम लगाया, तो एक बंदा बोलता कि नो नो नो, दिस इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन। तो हम लोगों ने बोला कि एक बार ट्राई तो कर ले। कहता नहीं नहीं नहीं, वो करने नहीं दे रहा था, कहता नहीं करने नहीं दूंगा। तो फिर क्या हुआ कि मैंने चढ़ गया ऊपर, मैं कहा हम वी विल ट्राई, फर्स्ट लेट अस ट्राई, उसके बाद सोल्यूशन देख लेंगे। अब ऊपर चढ़ गया तो कोई हाथ नहीं पकड़ा रहा मुझे, है ना, कोई कॉपरेशन दिखा रहा। तो फिर जीटी ने उठ के बोला, कहता है यार यू गाइज, अगर आप लोग ऑफिसर बनने जा रहे हो और आप लोग कॉपरेशन अपनी टीम के साथ ही नहीं दिखा रहे हो, तो कैसा चलेगा। तो उसके बाद फिर सारे बंदे मेरा हाथ पकड़ना शुरू किया, भाई अपना हाथ पकड़ो, भाई भाई ऐसे ऐसे ही बोल रहे, चेस्ट नंबर 40, चेस्ट नंबर 40, राइट। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा यार, मतलब कि कॉपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सारे टास्क में।
कॉपरेशन तो चाहिए चाहिए टीम का। तो उसके बाद अगर कमांड टास्क की बात करें, तो कमांड टास्क में ऐसा मिथ बना हुआ है कि जीटीओ जिसको रिकमेंड करता है उसको टफ डालता है या फिर उसको लास्ट पे बुलाता है। ये सच बात है? अमित, जैसे अगर मैं पर्सनली एनालाइज करूं तो लास्ट 2 टीम है, तो जो था वो ऐसा ही रहा पैटर्न कि लास्ट में जिसको बुला रहे थे करने भी नहीं था कि उसी को करेंगे, बट हाँ कि स्टार्टिंग में ना वो ऐसे बुला लेते हैं, फर्स्ट के 2 को बिल्कुल इजी दे देते हैं, एक स्ट्रक्चर है सेकंड स्ट्रक्चर है, आप पता लगाओ क्रॉस हो जाएगा। तो ये सच्ची बात है, बिल्कुल अगर इजी है तो आप थोड़ा सा समझिए कि आपका पीजीटी एचजीटी इतना अच्छा नहीं गया, इसलिए आपको इजी टास्क मिला। और ये मिथ होता है कि भाई अगर मेरे को सबऑर्डिनेट इतने बार बुलाया तो इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, तो ये भी सच बात नहीं है, बिकॉज जब मैं वाराणसी मेरे को 5 टाइम्स बुलाया गया था, तो उस टाइम मैं रिकमेंड नहीं हुआ था। ऑन द अदर हैंड जब मैं इलाहाबाद में था मेरे को 2 टाइम्स बुलाया गया एंड आई गॉट रिकमेंडेड। तो ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है कि जितनी बार बुलाओगे उतना अच्छा रहेगा। और ये है कि अगर आपको इजी बिल्कुल दिया जाता है तो ये मान के चलिए कि आपका इंप्रेशन वीडियो के सामने अच्छा मिला। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मेरे को कोई बंदा बुला नहीं रहा था, तो मैंने ना सबसे पूछा, मैंने कहा यार तुम लोगों ने मेरे से वादा किया था कि मैं बुलाऊंगा तुझे, तू बुला नहीं रहा। तो एक ना सैनिक स्कूल का लड़का था, तो मैंने उसको बोला, मैं कहा तूने तो बोला था कि बुलाऊंगा, तूने बुलाया नहीं। कहता भाई मैं तो बुला रहा हूँ उसको, पर जीटीओ बोल रहा है कि वो नहीं आएगा, तेरे को उसने इंजर्ड बता दिया कि चेस्टन ऑफ 40 इज इंजर्ड, कॉल एनीवन एल्स यू वांट टू। तो ऐसे मेरे साथ 3-4 बार हुआ कि चेस्टन ऑफ 40 इंजर्ड है और किसी को कॉल कर लो। तो मेरा तो हो गया दिमाग ख़राब। मैं कहा भाई यार तुम लोग अपने बंदे नहीं बुला रहे, फिर मेरे को कौन बुलाएगा? तो वो भाई कह रहे हैं भाई वो बुलाने दे नहीं रहा जीटीओ। तो मतलब जीटीओ तो अच्छा गया था मेरा काफ़ी ज़्यादा, मतलब मज़ा आ गया था यार। तो जीटीओ में आता ही काफ़ी मज़ा होता है ना। ठीक है। तो हाँ, कईयों का ना मिथ होता है कि जीओआर जो होता है उसमें कुछ करना नहीं होता, बस स्नेक रेस है, वो पार हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि जीओआर इंपॉर्टेंट है? देखिए जीओआर आई थिंक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको देखता है आपको जीटीओ ये मिथ है कि भाई हम चले जाएंगे वहां पे। आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान ये रखना है कि आप क्या कहते हैं, जब वॉल होती है तो वॉल को क्रॉस कर दिया, आपने खुद क्रॉस करके आगे चले गए। तो वेट अमित, 1 मिनट एक्चुअली क्या हो गया ये? हाँ क्या हो गया? स्टक कर गई, वेट हाँ हाँ सो हमारे जीओआर कर रहे थे, तो जीओआर में आपका ग्रुप होता है, जो अदर्स ग्रुप होते हैं वो भी होते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ इलाहाबाद में, मेरे साथ एक मेरे ग्रुप में एक चेस्ट नंबर 3 था, वॉल में चढ़ गए हैं। उनके वॉल में क्या हो रहा है, देखो 6 फीट की वॉल है, फर्स्ट कैंडिडेट चल चुका है, और जो वो था वो इतना मोटा नहीं था, पतला सा था, बल्कि नहीं था। एंड अदर कैंडिडेट जो आ रहा था ही वाज फ्रॉम हरियाणा। जैसा कि मुझे पता है हरियाणा पंजाब वाली साइड पे थोड़े से होते हैं कम मस्कुलर वाले, तो आए। अब वो बंदा जो कोलकाता जाकर वो बैठ हुआ था, एक टांग इस साइड एक टांग इस साइड। अब हरियाणा वाले को आए दूसरा की वॉल में एक से चढ़ रखा है और उसने कर दिया ऐसा, एंड दैट कैंडिडेट फेल फ्रॉम द 6 फीट वॉल, उसकी पैर में फ्रैक्चर आ गया। ओके। सो ये तो अपना करिए अवॉइड कि आप धक्का-मुक्की करो, उसने धक्का दिया वो गिर गया नीचे, अरे यार उसकी टांग ही टूट गई। तो बहुत उसके बुरा फिर हुआ। पेरेंट्स को बुलाया, एंड ये जीवन में आपको ये करना, बॉल में अगर आप फर्स्ट कैंडिडेट हो तो आप अपने फ्रेंड्स को हाथ पकड़ के यार खींच लो। जो कैंडिडेट बल्कि है ना, ये नहीं सोचना कि दैट कैंडिडेट इज बर्डन फॉर अस, बिकॉज़ यू आर ना ग्रुप, उसको भी यार मोटिवेट करो, यू कैन डू। हमारे में थे, हमने बढ़िया से भाई टांग पे ऐसा हाथ दिए, उसको चढ़ाया आराम से, बिल्कुल हमने बढ़िया किया। हाँ ऐसे तो ये सब आपको एक कोऑपरेशन और एकदम टीम वर्क, फैमिली वाला बॉन्ड रख के चलिए। सही बात है। यार फैमिली मेंबर बढ़िया। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब हमारा जीवार चल रहा था तो हमारे ग्रुप का ना थोड़ा मोटिवेशन डम मतलब ख़त्म हो चुका था। मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल डाउन हो चुका है। तो मैंने किया, हमारा नारा था वंदे मात मतलब भारतम वंदे मातरम था, सॉरी वंदे मातरम। तो मैंने सिंपल बोला, मैंने बोला फ्रेंड्स कम ऑन से वंदे मातरम बोलो। तो ऐसा करके उनको मोटिवेट करता गया, सारे चीखें मारने लगी। मतलब जीता तो कोई भी नहीं, आपको पता है एट लास्ट पे भी वो सेव ही कर देते हैं सब कुछ, पेनल्टीज इतनी दे देते हैं वो बंदे को, राइट। तो ठीक है, मतलब जीओआर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब कि कॉपरेशन दिखाना चाहिए, एकदम फैमिली वाला माहौल होना चाहिए, है ना। सो ग्रेट। तो अगर हम लोग इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल की बात करें तो इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल में कितने करने चाहिए आपके ख्याल से? आपने कितने किए थे दोनों बार? हाँ स्टार्ट। तो उस टाइम पे
बात करें कि जब मैं वाराणसी में था, वाराणसी में इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल क्या हुआ मेरे साथ, मैं बिल्कुल फाइन से कर पाया, ज्यादा मैं कर नहीं पाया था बिकॉज डोंट नो उस टाइम मैं प्रॉपरली फिट था, बट स्टिल ये होता है ना, एक टास्क पे बार बार फेल हो रहा था और मैंने ईगो में ले लिया कि भाई इसको तो अब करना ही है, बात आ गई है, सिंपल है, इसको करना ही है। तो वहां पे मैंने थोड़ी सी गलत टेक्निक्स पे लगा दी, मेरे जो फुट से एक मंकी क्रॉलिंग करके होती है, आपको हाँ, हाँ, हाँ। लाइक जाना पड़ता है, वहाँ पे बार मैंने गलत तरीके से चल रहा था। नॉर्मली आप अपने फुट होते हो उसको आप रखते हो, मैं अपनी थाई को बिल्कुल बीच में लगा के चल रहा हूँ, मैंने आपने पता शॉर्ट्स डाली होती है, तो इतना गंदे तरीके से हाँ। मेरी स्किन को उसने रिमूव कर दिया, तो ये गलत स्ट्रेटजी मैंने अपनाई, तो मेरे से 5 ही हुए। ऑन द अदर हैंड जब मैं लाइक इलाहाबाद में था, मैंने एक्सपेक्ट तो ये किया था कि यार जॉन्डिस है तो नहीं कर पाऊंगा, बट स्टिल ये हुआ कि मैंने किया भी प्लस टास्क भी रिपीट हो गया मेरा, तो मैंने 11 कर लिए। तो एट दैट टाइम या सब टास्क करने के बाद 11 किया है, 12 जब जा रहा था मिड हुआ, ऑलमोस्ट एंड में था, उसने रेडियो सर ने बोला हो गया टाइम, और मिड में मैंने वो टास्क परफॉर्म ही कर दिया बिकॉज वापिस तो क्या ही आता, तो ये रहा मेरा। तो मतलब एक तो ना ऐसा भी होता है कि एयरफोर्स का थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जो सच बात है, इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल एयरफोर्स से काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि मेरे बाड़ी में जो मंकी क्रॉलिंग थी, और उसके बाद मेरे साइड पे आ गया था वो जब रास्ता चढ़ना होता था, और जो आर्मी में नहीं होता रास्ता चढ़ना, और एक टायर था हमारे में, राइट, तो वो बहुत बहुत डिफिकल्ट हो चुका था हमारे में तो यार, राइट। तो हाँ, हाँ, ये सच बहुत ज़्यादा हाइट पे वो ऑब्स्टैकल लगे हुए थे, ये सच बात है। ठीक है, तो मतलब काफ़ी अच्छा था, मतलब आपका जो एसएसबी जर्नी रही है और सब कुछ रहा है ना, सो दैट्स सो ग्रेट। और आई होप कि मतलब अब तो आप एनडी जा रहे हो, कॉल लेटर आ गया आपको? अभी तक कॉल लेटर तो आ गया होगा, अभी तक तो नहीं आया, मतलब आ जाएगा काफ़ी, क्या जल्दी क्या है, चले तो जाना ही है, तो श्योर शॉट हो चुका है। आई थिंक जून 20 के बाद से ज्वाइनिंग स्टार्ट होती है, नॉर्मली तो इस टाइप से होती है जून 20 के बाद से। ओके, तो अगर हम लोग आपके मेडिकल्स की बात करें, तो आपको मेडिकल्स में मतलब कैसा वहाँ पे माहौल था मेडिकल, जब आप कईयों से मिले, आपको कैसा फील हुआ वहाँ पे मेडिकल्स में, और आपको कितनी टीआर्स मिली, फर्स्ट टाइम कोई मिली होगी शायद, तो क्या क्या सीन था और कैसे क्लियर हुआ वो बताओ आप। तो हमारे जो मेडिकल सेमी वो जो हमसे पहले जो बैच था वो एक्चुअली एनसीसी स्पेशल एंट्री था, एनसीसी स्पेशल एंट्री बॉयज का, गर्ल्स का, और एनडीए वालों का। तो जितने भी जैसे इलाहाबाद में 5 बोर्ड्स हैं वो एनडीए वाले थे, प्लस जो अपने मेडिकल्स और एनसीसी वालों को चल रहे थे, वो सब एक साथ चल रहे थे, तो बहुत ज्यादा एकदम भीड़ थी, तो काफी 8 to 9 डेज लग गए मेडिकल्स में। तो हमारा ये था जिस दिन रिकमेंड हुए नेक्स्ट डे से हमारे मेडिकल स्टार्ट हो गए। तो अभी ये होता है कि जैसे हम रिकमेंड होते हैं तो एक होता है ना कि यार अब तुम्हें ऑफिसर बन गया, चाहिए इज्जत, ये थोड़ा सा आ जाता है। लेकिन जब आप मेडिकल देने जाते हो, आपको जिस तरीके की बेइज्जती की जाती है कि उधर चलो एकदम सोचते हैं भाई क्या ही कर रहा है ये, तो ये थोड़ा सा रहा था मेरे साथ। ठीक है। एंड सही थिंग इज दैट कि बहुत डिले हो रहे थे मेडिकल, बिकॉज हर एक टाइम पे हर एक डॉक्टर अवेलेबल, तो पूरा 8 to 9 डेज हमारा चल गया था। एंड जो अगर बात करें टीआर की, तो जैसे मैंने बताया था कि जॉन्डिस था, तो जॉन्डिस की वजह से बिकॉज वो ब्लड में था, तो एक तो उसका टीआर था, सेकंड थिंग इज दैट जॉन्डिस में आइज जैसे ऑब्वियसली बिलिरुबिन का लेवल हाई होता है, तो दैट आइज भी आपकी येलो होती है, तो आइज में भी मेरे को वही डाल दिया कि आपकी जॉन्डिस है, तो 2 टीआर मिले थे, बट नाउ आई एम लाइक मेडिकली फिट फॉर द नेवी एज वेल एज द आर्मी। ओके, दैट्स ग्रेट यार, कि मतलब सही सच बात है, जॉन्डिस होने के बावजूद भी परफॉर्म करना विदाउट गिविंग एनी एक्सक्यूज़, कि यार कई क्या करते हैं, कई मतलब फेल हो जाते तो वो एक्सक्यूज़ देते हैं कि जॉन्डिस की वजह से रह गया, ये हो गया वो हो गया, बट स्टिल यू परफॉर्म बेटर इन एवरी टास्क, और आप इंडिविजुअल टैकल भी 12 किए हैं, राइट, और एंड यू गॉट रिकमेंडेड, दैट्स रियली हैट्स ऑफ यू, कि आप फिर भी लगे रहे और मतलब लगन छोड़ी नहीं यार, कि अब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इनको, है ना, दैट्स सो ग्रेट। तो इसी से हम लोग अपना सेशन को एंड कर रहे हैं आज के को, तो आई होप कि जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, उनको अच्छा लगा होगा इनको देख के, और आप कोई सलाह देना चाहते हैं, जहाँ कोई आप मैसेज देना चाहते हो, कोई जो भी फ्रेशर्स हैं, रिपीटर्स हैं, उनको। तो मेरा तो ये है कि डोंट बी लाइक दैट, बिकॉज मैंने 1-2 कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिनको मैं जानता नहीं, अगर आप फेल हो गए लाइक 8 टाइम्स नहीं हुआ, 9 टाइम्स नहीं हुआ, तो बंदे ना आप देखोगे फिर लाइक जिनको मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया, इवन द 10th अटेम्प्ट में हुए, 8th अटेम्प्ट में हुए, उन्हें छोड़ा नहीं यार, हार्ड वर्क करते रहो। एक बार होता है ना कि यार ठाना है तो बार बार करेंगे, 8 बार किए, 9 बार किए, एंड दैट आप कई बार क्या होता है, आप डिजर्व करते हो रिकमेंडेशन, डेफिनेटली डिजर्व करते हो आप रिकमेंडेशन,
बट नहीं मिलती आपको रिकमेंडेशन, तो उस टाइम पे लगता है कि यार इसका कैसे हो गया। तो वो चीज को थोड़ा सा आप परे रखकर आपको फिर से एक बार जाना है, मे बी समथिंग अलग, आप एनडीए के थ्रू नहीं हो, आपका सीरियस लिखा हो लाइफ। तो ये सब करते रहिए, हार्डवर्क, और डोंट बी लाइक ए डेस्परेट कि भाई अगर करना है तो एक ही जगह फोकस कर रहे हो, अलग चीजें आपने छोड़ दी। फॉर एग्जांपल मैंने देखा आप एनडीए के लिए ड्रॉप ले रहे हो, तो ये गलत हो गया यार, बिकॉज आप एनडीए के लिए ड्रॉप ले रहे हो, तो ये चीज नहीं करना है। फोकस आपका एनडीए या सीडीएस डिफेंस पे रहो, बट साइड बाय चीजें देखनी पड़ती है, बिकॉज यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली योर फैमिली, आपकी सिचुएशन कैसी है ना। हाँ, ये तो आपकी बात ये सच चीज है, ये तो एकदम सच बात है। बट आपको मैं एक बात बोलूँ कि आपके साथ आई थिंक एक और कैंडिडेट था, नेम प्रफुल्ल नाम था उसका, राइट? हाँ, प्रफुल्ल यादव। तो अभी वो क्या कर रहा है, अभी वो मतलब पढ़ा रहा है टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप कम्युनिटी में उसकी रन कर रही है। वो अच्छा, काफ़ी अच्छा गाइड कर रहा है फॉर रिटन एज वेल फॉर एसएसबी। तो मतलब वो आपके साथ ही था, मेरे को ये पता था। तो आपका फ़ोन लगा नहीं, तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा क्या बना विवेक का? तो वो कहता ही गॉट रिकमेंडेड यार। तो मैं कहा अच्छा ठीक है यार, काफ़ी खुशी हुई यार, मतलब तब कि यार हमारे बंदे रिकमेंड हो रहे हैं, मतलब मज़ा आ गया यार। ओके, तो यार मतलब मज़ा आ गया यार। मैंने कहा मतलब ठीक है, हमारे बंदे रिकमेंड हो रहे हैं। तो दैट्स सो ग्रेट ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अवेलेबल फॉर अस, और हमारे व्यूअर्स के लिए अवेलेबिलिटी आपने दिखाई आज। और थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती समय हमको डिवोट किया और हमें बताया और हमारे व्यूअर्स को बताया फॉर दी होल एसएसबी जर्नी एंड होल मेडिकल्स एंड एवरीथिंग, हाउ टू क्रैक दी एनडीए और रिटन एग्जामिनेशन, राइट? एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि आप जल्दी जल्दी अकेडमी ज्वाइन करो और बिकम एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, और उसके बाद हम आपको फौज में देखते हैं, राइट? थैंक यू सो मच। या डेफिनेटली श्योर, क्यों नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर अवेलेबल फॉर अस, राइट? सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम, जय जवान।